Assalamu alaikum boys and girls, Panasians बैच 211 और 213। हमने कल बात ख़त्म की थी, यहाँ ख़त्म की थी कि आप लोग रिसर्च करोगे डिस्क्रिप्टिव ऐसे के बारे में और नैरेटिव ऐसे के बारे में, क्योंकि हमें सीएसएस और पीएमएस में एग्जामिनर जो है वो डायरेक्शन देता है कि हमारे ऐसे में डिफरेंट टाइप्स के डिस्कोर्सेज होने चाहिए, जिसमें नैरेटिव डिस्कोर्स भी हो और डेस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स भी हो। तो कल भी हमने इसके बारे में कुछ बहस की थी और आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और हमने बात यहाँ पर कल ख़त्म की थी कि जो नरेशन है वो जनरल स्कोप होता है उसका, और जो डिस्क्रिप्शन है उसका स्पेसिफिक डिटेल दी जाती है उसमें। अच्छा, अब मैं दो सेंटेंसेस आपके सामने बोलता हूं। अब मुझे बताओ कि कौन सा सेंटेंस नरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा सेंटेंस डिस्क्रिप्शन को। पहला सेंटेंस, देयर इज अ चेयर इन द रूम। दूसरा सेंटेंस, द चेयर इन द रूम इज वेरी ओल्ड, it has four legs and has a Spanish origin। अच्छा, पहला फिक्रा कह रहे मैं लिखूं आपके सामने। पहला सेंटेंस है देयर इज अ चेयर इन द रूम। दूसरा सेंटेंस है द चेयर placed in the room was small white Spanish the chair in the room was a small white Spanish steel was small white ऐसे कर लें। The chair placed in the room was small white and Spanish। The chair placed in the room was
स्मॉल एंड वाइट। चले, अब ये तकरीबन, खैर अब भी एक सेंटेंस छोटा है एक बड़ा है, और ऐसा होना है जी। पहला जो सेंटेंस है ये नरेशन है, आपने नरेट किया कोई चीज, और दूसरा जो सेंटेंस है ये डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि नरेशन में आप एक जनरल कॉन्सेप्ट देते हो, और डिस्क्रिप्शन में आप फिर उसको स्पेसिफाई करते हो। स्पेसिफिकेशन के जो चेयर रूम में प्लेस की गई थी, छोटी थी, वाइट थी, ऊपर सिर्फ बताया गया है कि बयान किया गया है ऊपर के ये चेयर थी। तो जहां जनरल कॉन्सेप्ट आए तो वो नरेशन होती है। और वैसे भी आप ये देखो, चले जी पहले हम एक दो और मिसालें देख लें। आपने स्टोरीज पढ़ी हैं, असल में ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये स्टोरी की टर्म्स है, लेकिन हमने क्योंकि ऐसे में इसको रिलेट करना है तो फिर हम इसको जरा समझ लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ह्यूज जंगल outside my city. The jungle was full of different kinds of animals. The trees were also so huge. Whose branches seemed to touch the sky. The leaves of the branches were of different colors. White, green, orange and red. बताओ जी, अब इन तीन सेंटेंसेस में कहाँ नरेशन है और कहाँ डिस्क्रिप्शन है?
3 4 नरेशन है और 5th डिस्क्रिप्शन है, नदीम कह रहे हैं। अक्सर कह रही हैं सर वी कैन से दैट डिस्क्रिप्शन इज यूज्ड इन इंट्रोडक्शन एंड नरेशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एसे। वो बात की बात है। जुखरुफ कह रही हैं 3/3 जो है वो डिस्क्रिप्शन है। आमना कह रही हैं 3 और 4 नरेशन है। फातिमा भी कह रहे हैं 3rd नरेशन है, 4th और 5th डिस्क्रिप्शन है। मुजाहिद कह रहे हैं 3 नरेशन है, 4 5 डिस्क्रिप्शन है। काशिफ कह रहे हैं 4 5 नरेशन है और 3rd जो है वो डिस्क्रिप्शन है। अच्छा जी, अब आगे और फिक्रे लिखते हैं, फिर मजीद मुझे बताओ। एक डायलॉग लिखते हैं। I saw the wanted criminal, या I saw 2 people killing. I saw 2 individuals killing an old man. Policeman. Can you describe their appearance? Walker. Yes. Both of them grabbed the old man. One had a dagger in his hand. Policeman. Can you describe their appearance? Walker. Yes. The dagger
was small but shining. जी हुजूर। इन 5 पॉइंट्स पे आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। इन 5 सेंटेंसेस में जो पुलिसमैन है वो डिमांड किस चीज की कर रहा है, और जो वॉकर है क्या वो उसकी डिमांड पूरी कर रहा है? जी, अक्सर कह रही हैं कि वॉकर जो है वो नरेट कर रहा है और पुलिसमैन जो है वो डिस्क्रिप्शन की डिमांड कर रहा है। तो उसामा मुझे बताइए कि ये पुलिस वाला चाहता क्या है? उसामा ये बताइए कि ये जो पुलिस वाला है ये चाहता क्या है? हाँ, तो स्पेसिफिकली वो फिजिकल अपीयरेंस की डिटेल चाह रहा है। अब अगर पुलिसमैन डिमांडिंग फॉर डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये कौन बोल रहा है? उजाला। द पुलिसमैन इज डिमांडिंग फॉर डिस्क्रिप्शन, डिमांड इजंट बीइंग फुलफिल्ड एज वॉकर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द डैगर नॉट द अपीयरेंस ऑफ द किलर। बिल्कुल ठीक है, शाबाश उजाला। अब बेटे यहां पर डिस्क्रिप्शन की गई है, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन डैगर के बारे में की गई है कि जो खंजर था, छोटा था, शाइनिंग था, यानी उसकी डिटेल तो बयान की जा रही है। लेकिन जो पुलिसमैन था वो कह रहा था कि जो किलर्स तुमने देखे हैं, तुम उन किलर्स को डिस्क्राइब करो। वो टॉल थे, वो स्मॉल थे, अब उनका चेहरा जो था वो थिन था, वो ब्रॉटेड था, आईज जो थी वो उनकी नैरो थी या बिग थी। क्या नाम है, उनका हुलिया कैसा था, वो पैंट शर्ट्स में थे, पैंट शर्ट में थे, शलवार सूट्स में थे। वो ये चाह रहा है कि ये डिस्क्राइब किया जाए। बताओ, बात समझे हो आप लोग? बेटे बात समझ लगी कि नहीं? अच्छा, अब इसको पढ़िएगा।
Descriptive discourse enables the audience to develop a mental picture of what is being said. Concept, theme, happening, event या treaty. और narration relies on stories, folklores or dramas as a medium of communication. तो नरेशन के अंदर एक जनरल सेंस दे दी जाती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर स्पेसिफिक खास चीज के ऊपर फोकस किया जाता है. The protocol was drawn upon and signed at the conference which was held in Geneva under the support of League of Nations from 4th May to 17th May, but and it ended into force on 8th February. ये देखें, general description, general narration और description specific. उसामा कह रहे हैं, सर कैन वी से दैट नरेशन इज व्हाट वी हैव सीन, द मेजर एक्शन, एंड डिस्क्रिप्शन इज द इवेंट व्हाट इज द इवेंट विद इट्स डिटेल. हाँ, ये भी आप कह सकते हो, बिल्कुल सही है. लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, वो जो कल से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो नरेशन होती है उसमें एक जनरल सेंस मौजूद होती है. और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें स्पेसिफिकेशन होती है. अब यहां पर जो जेनेवा प्रोटोकॉल था उसकी एक जनरल सेंस दे दी जा रही है और डिटेल बताई गई है, लेकिन वो जेनेवा प्रोटोकॉल जो था उसमें वो था क्या, उसका थीम क्या था, उसके अंदर क्या फैसला किया गया, वो किस बारे में था, ये स्पेसिफिकेशन आ गई. तो जो दोनों का फर्क है वो यही है कि नरेशन जनरल सेंस है, जैसे कि कहानियां सारी नरेशन में होती हैं, और डिस्क्रिप्शन उसकी कोई खास स्पेसिफिक डिटेल या खास स्पेसिफिक एंगल को कहा जाता है. यहां तक बात क्लियर हुई है? यहां पर ये जो डायलॉग मैंने लिखा था इसमें भी जो वॉकर है वो जनरल डिस्क्रिप्शन, जनरल नरेशन तो दे रहा है, लेकिन पुलिस वाला जो है वो उसकी स्पेसिफिकली उनकी अपीयरेंस के बारे में पूछ रहा था. तो ये जो बहस हम कर रहे हैं ये सीएसएस के ऐसे में हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम आ सकती है सीएसएस पीएमएस के ऐसे में. आप ऐसे में इवेंट्स लिखते हो, हैपनिंग्स लिखते हो,
कमेंट्री करते हो, एनालिसिस करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, रेफरेंसेस देते हो, माइन्यूट डिटेल्स बताते हो, सेइंग्स कोट करते हो, वगैरह वगैरह। इवेंट्स बताओगे तो नरेशन है, हैपनिंग्स बताओगे तो नरेशन है, कमेंट करोगे तो वो डिस्क्रिप्शन है, एनालिसिस करोगे तो वो डिस्क्रिप्शन है, इवैल्यूएशन करोगे तो वो डिस्क्रिप्शन है, रेफरेंसेस दोगे तो वो नरेशन है, माइन्यूट डिटेल्स दोगे तो वो डिस्क्रिप्शन है, सेइंग करोगे तो वो नरेशन है। किसी की सेइंग कहावत वगैरह बयान करोगे तो वो नरेशन है। इट मीन्स व्हेन impartial data is added to an essay, impartial or general data is added to an essay, it is narration. When evaluation, analysis, comments, criticism is added to an essay, it is description. क्योंकि अगर हम स्टोरी में बात करें, स्टोरी के बारे में बात करें, तो वो तो इवेंट्स और हैपनिंग्स का जिक्र होता है उसके अंदर। और जैसे ही मतलब एक स्टोरी टेलर कहता है कि जंगल में बहुत सारे दरख्त थे, तो उसने डिस्क्राइब कर दिया, तो उसने नरेट किया है। लेकिन अब दरख्तों की डिटेल, स्पेसिफिक डिटेल बताना शुरू करता है कि दरख्तों के राइट साइड वाले दरख्तों के पत्तों का रंग क्या था, ये अब डिस्क्राइब करना शुरू किया उसने। तो कहानी में तो चलता है यूं। अब हमारा ऐसे जो है वो नॉन फिक्शन है, सीएसएस में कहानी तो है नहीं, तो वहां पर डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव एसेस से क्या मुराद ली जाती है कि दो चीजें, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल। एक्सटर्नल डाटा जो कि आप बाहर से लेके आते हो, जैसे सी पैक की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कहां से कहां तक है, किन किन शहरों को जोड़ेगा वो, ये सारी नरेशन है। और अब सी पैक के जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर खास तौर पर क्या होंगे, अब ये देखो, ये आपकी इवेल्युएशन है, ये आपका एनालिसिस है, ये आएगा डिस्क्रिप्शन में। नहीं आई समझ? या आई है? उसामा कह रहे क्लियर है। आमना कह रही आ गई समझ। अफशीन कह रही आ गई समझ।
अच्छा जी। तो अब उसने कहा था कि एक्सपोजिशन आपका कैसा होना चाहिए, ऐसे कितनी टाइप्स का डिस्कोर्स उसके अंदर होना चाहिए? एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन। फिर कहता है क्रेडिट विल बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है, इसे थोड़ी सी बातें ही रह गई, इसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है, रेलेवेंस क्या चीज है और क्लैरिटी क्या चीज है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हार्मनी इन योर कमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमेंट्स। ऑर्गेनाइज करना, मुनज्जम करना किसी चीज को। ऐसे लिखने से पहले वो जो आप आउटलाइन बनाते हो ना, असल में वो ऑर्गेनाइजेशन ही है, कि आप अपनी सोचों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे से बयान करते हो। फिर जब ऐसे लिखने शुरू करते हो तो उसमें जो कमेंट्स होते हैं आपके, कि एक कमेंट्स दूसरे को, दूसरा कमेंट्स तीसरे को, एक फिक्रा दूसरे को, दूसरा फिक्रा तीसरे को, एक पैराग्राफ दूसरे को, दूसरा पैराग्राफ तीसरे को, कॉज इफेक्ट की सूरत में ट्रिगर करता जाए। यानी एक सेंटेंस कॉज बने और अगला इफेक्ट बने, फिर कॉज बने फिर इफेक्ट बने, जो कि आर्गुमेंटेशन में भी होता है। और इसी तरह एक पैराग्राफ कॉज बने अगले पैराग्राफ की, वो अगला पैराग्राफ फिर वो अगले पैराग्राफ की कॉज बने। यानी कि एक तरतीब, एक सीक्वेंशियल मैनर के अंदर, सीक्वेंस के अंदर ऐसे लिखा होना चाहिए। फिलहाल चाहिए चाहिए को देखते जाएं आप, वो जब हम प्रैक्टिकली लिखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है। बहरहाल ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ्स भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमेंट्स भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स भी है। रेलेवेंस, ये बात वही है, लॉजिक और रीजनिंग जो मैंने आप लोगों को बताई थी पिछले दिनों में। आर्ग्यूमेंटेशन, आर्ग्यूमेंटेशन के अंदर आती है जी रेलेवेंस, यानी कि लॉजिक और रीजनिंग, उसको हम कहते हैं रेलेवेंस। रेलेवेंस से मुराद ये है कि आप बात जो कर रहे हो इस वक्त एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में आप जो बात कर रहे हो, अब आप जो उसके अंदर रेफरेंसेस दे रहे हो वो एजुकेशनल सिस्टम के बारे में ही होना चाहिए। अगर इकोनॉमी का जिक्र करते हो कि अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी तो एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा। अच्छा, अगर आप पॉलिटिक्स का जिक्र करते हो तो कहो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो वो अच्छे प्लान्स लेके आएगी एजुकेशन के। अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हो तो कहो कि वो अच्छी एजुकेशन ही आपको जेंडर इक्वालिटी सिखा सकती है। यानी कि आप अगर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हो तो आप जो भी कुछ ऐसे में लिख रहे हो वो रिलेट एजुकेशन से ही करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नॉनसेंस अब मैं बात करता हूं। मिसाल के तौर पे मैं एजुकेशन के ऊपर बात कर रहा हूं और मेरे जहन में पॉइंट आया है ग्लोबल वार्मिंग का। अब अगर तो मैं ग्लोबल वार्मिंग को यूं ही लिख दूंगा तो वो इंतहाई एक नामाकूल, इलॉजिकल, इररेलेवेंट बात होगी। लेकिन अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर के साथ बना के लिखूंगा तो इसको हम कहेंगे रेलेवेंस। ग्लोबल वार्मिंग से मुराद क्या है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती चली जा रही हैं, ये है ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर सर्द
अगर सर्दी भी इंतहा की है और गर्मी भी इंतहा की है, तो ये वैसे ही सर्वाइवल के लिए एक टफ एनवायरनमेंट है। तो लोगों को तो अपने सर्वाइवल की पड़ जाएगी। तो इसमें क्या एजुकेशन सेक्टर जो है इस किस्म की एनवायरनमेंट में फले फूलेगा? जैसे हमारे यहाँ पर देखा होगा, मैं ये कहता हूं कि ये जो एग्जाम्स होते हैं ये भी इलाके के इलाके की जो आबो हवा है उसको देख के रखने चाहिए। मुल्तान में जो एग्जाम्स जून जुलाई के अंदर हो रहे होते हैं और लाइट भी नहीं होती, और हॉल्स जो होते हैं उनमें उनकी हालत हमारे सामने है, या कमरे जिसमें एग्जाम्स लिए जा रहे होते हैं उनकी हालत हमारे सामने है, तो स्टूडेंट्स को डबल टॉर्चर मिल रहा होता है। तो मुल्तान में जो गर्मी का मौसम है उसको हटा के जो मोतदिल मौसम होता है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स लेने चाहिए और क्लासेस भी लगानी चाहिए। तो इसी तरह सर्द इलाकों में भी है, यानी कि रिलेट करेंगे आप, रेलेवेंस जनरेट करेंगे आप। समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद हुजूरे वाला फिर वो कहता है कि क्लैरिटी। अब क्लैरिटी किस चीज से आती है? सेंटेंस स्ट्रक्चर से। सेंटेंस स्ट्रक्चर से एंड ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं है, और आपके सेंटेंसेस जो हैं, आपके कमेंट्स जो हैं, सेंटेंसेस जो हैं और पैराग्राफ्स जो हैं, अगर आपके सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स जो हैं वो वेल निट हैं, वेल निट, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो कुछ आप लिख रहे हो वो क्लियर है। अगर आपके कमेंट्स में, अच्छा ये जो बेटे एसे के बारे में मैं ये कहता होता हूं, एसे असल में दो चीजों का नाम है, एक डेटा और एक कमेंट्स। ये तो मैं आपको एक मुश्किल चीज की तरफ ले गया, नरेशन और डिस्क्रिप्शन वगैरह की तरफ। शायद मैं खुद क्लैरिटी चाह रहा हूं आप लोगों से कि आप रिसर्च करके आओ। ऐसे असल में दो ही चीजों का नाम है, डेटा और कमेंट्स। आप कुछ चीजें इंपोर्ट करते हो, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते हो। ऐसे में इंपोर्ट क्या करोगे? कोई इवेंट लिख दोगे, ये इंपोर्ट ही किया ना आपने, बाहर से अपने ऐसे में लेके आए हो ना चीज। किसी की कही हुई बात लिख दी, जेनेवा प्रोटोकॉल के बारे में लिख दिया, नेल्सन मंडेला ने ये कहा था। अच्छा, हिस्ट्री लिख दी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था। अच्छा, अब ये बाहर से आ रहा है डाटा सारा, और उसके ऊपर आप जब अपना एनालिसिस, अपने कमेंट्स, अपनी इवेल्युएशन करते जा रहे हो उसी डाटा के ऊपर, यही आपका ऐसे है बेटे, यही आपका लेटर है। तो डाटा और कमेंट्स दो ही तो चीजें हैं ऐसे में, तीसरी कुछ नहीं है। तो जब आप डाटा और कमेंट्स को एक खास अरेंजमेंट के साथ लिखते हो, रिलेट करके लिखते हो, और ये भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि कल परसों मैं आप लोगों को वो टॉपिक्स बता रहा हूंगा कि
कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं और आपको कहां से मिलेंगे। तो आप देखोगे कि ये तमाम टॉपिक्स जो हैं ये इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो जब आप डाटा और कमेंट्स दे रहे होते हो तो और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर होता है, बिल्कुल ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, वोकैबुलरी की मिस्टेक नहीं है, और सेंटेंस का सेंटेंस से कनेक्शन है और पैराग्राफ का पैराग्राफ से कनेक्शन है। तो थोड़ा आहिस्ता करो। तो अगर सेंटेंस का सेंटेंस से कनेक्शन है और पैराग्राफ का पैराग्राफ से कनेक्शन है तो आपने जो कुछ भी लिखा है वो क्लियर है। अब ये कैसे बनता है ये फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे बनता है। अच्छा जी। और ये फिर आगे मैंने पार्ट्स बताए हुए हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं ऐसे कि एक इंट्रोडक्शन है, एक आर्गुमेंट और एक कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन जो है वो ट्रिगर करे, वो खुद मांगे कि आर्गुमेंट होना चाहिए, और आर्गुमेंट खुद मांगे कि आप मुझे कंक्लूड कर दो। तो ये चीज भी ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस और क्लैरिटी में आती है। तो ये था एग्जामिनर, ये जो आपको नोट लिखा होता है ना सीएसएस के पेपर में, इस नोट के बारे में जिक्र था कि मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स, मेक श्योर योर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, एक्सपोजिशन करो, आर्गुमेंटेशन करो, डिस्क्रिप्शन हो उसमें, नरेशन हो उसमें। यानी देख लो कि कितना खुला हाथ आपको दे रहा है वो। और ये कोई जोर लगाकर खींच खांच के भी ये करने की जरूरत नहीं है। जब आप लिखना शुरू करते हो आप ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस तो ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करते हो। हाँ जी। हाँ जी जवार, अलग अलग कमेंट्स देंगे लेकिन उनको आपस में रिलेट करेंगे। जो कुछ भी आप कह रहे हो उसको आप अपने टॉपिक से रिलेट करते जाना है, मेन मेन टॉपिक से घूम घूम के। अच्छा, फिर कहता है कि आपके ऐसे में ये डिफरेंट टाइप्स के डिस्कोर्सेज होने चाहिए, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन। यानी इवेंट्स बयान करो, उसकी उसको स्पेसिफिकली उसको डिस्क्राइब करो, अपने आर्गुमेंट्स दो, उसके बाद एक्सपोजिशन करो जिसके बारे में हमने कल परसों बात की थी। और फिर कहता है कि अच्छा, फिर कहता है कि आपको क्रेडिट किस तरह दिया जाएगा अगर ये सारी चीजें आप ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हो, अगर एक रेलेवेंस होती है, ठीक है, और अगर उसके अंदर क्लैरिटी होती है। 5000 निकलवाए थे। चलो।
जी बेटे। तो क्या था ये हम बात कर रहे थे, हाँ। तो इसका मतलब है कि आप लोग फिर इसको देखते हैं आखिरी दफा, कि आप लोग जो है वो बिल्कुल आजाद हो, वो इवेंट्स उसमें डालो, रेफरेंसेस दो, स्टैटिस्टिकल डाटा डालना है तो अपने ऐसे के अंदर वो डालो। लेकिन उसकी शर्त बार बार में क्या है कि एक तो ग्रामर की मिस्टेक ना हो, क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, सेंटेंस का सेंटेंस से जुड़ाव हो, और पैराग्राफ का पैराग्राफ से। सोचें जो हैं वो जितनी भी सोचें आपने लिखनी है ऐसे में, वो सारी की सारी सोचें घूम घूम के टॉपिक की तरफ जाएं। अब उसके बाद आपके देखते हैं सिलेबस को, ये मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। अब ये देखो, अब ये आपका सिलेबस है, सिलेबस इंट्रोडक्शन। इसमें वो क्या कहता है, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज। ये देखो जी। अब ये उसने अब ऊपर भी हम यही बात करके आए थे, तो इसका मतलब है कि वो रिसर्च बेस्ड नॉलेज आपसे मांग रहा है किसी भी टॉपिक पे, और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उसके बारे में रिसर्च बेस्ड नॉलेज कैसे हासिल किया जा सकता है, ये हम आगे चल के इसको बयान करेंगे। यानी कि जब आप बात कर रहे हो ब्रेग्जिट पे, तो ब्रेग्जिट की सुनी सुनाई बातें ना आपको पता हो कि ब्रेग्जिट में कौन कौन सी नेशंस इन्वॉल्व हैं। ब्रेग्जिट में नेशनलिज्म है, पेट्रियोटिज्म है, या जिंगोइज्म है। रीजन इसकी क्या थी और इम्पैक्ट इसके क्या है, रिसर्च होनी चाहिए। अगर बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपकी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। मैंने अभी देखे, अभी आप लोगों से गुजारिश की क्या, कि ऐसे में दो चीजें होती हैं, एक डेटा और एक आपके कमेंट्स। ये देखो, ये अभी मैंने लिखा था आपके सामने। अब फिर वो कह रहा है कि जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज है ये आपका डेटा है, जो अपने रेलेवेंट डेटा उस टॉपिक के बारे में देना है, ये वो है। अच्छा, कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन। अच्छा, नीचे ये देखो जी, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ द इंग्लिश essay राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड। आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल ऑफ इंग्लिश essay राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड। अब ऊपर भी इसकी तीन डिमांड्स थी, ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस और क्लैरिटी। कुछ भी लिखो वो ऑर्गेनाइज्ड हो और एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो और क्लियर हो। अब ये डिमांड थी, और अब उसकी डिमांड नीचे ये है कि कैंडिडेट्स की आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन और टेक्निक। अब ये थोड़ी सी एडवांस डिमांड है उसकी। फिर सुनिए, पहले उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कोर्सेस कहा, और उसके बाद कहा कि क्रेडिट उसको दिया जाएगा जिसका ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, जिसकी सोचों में, जिसके फिक्रों में, जिसके पैराग्राफ्स में रेलेवेंस होगी, और जिसका ऐसे क्लियरली समझा जा सकता है, जिसका स्टांस क्लियरली समझा जा सके। ये तीन डिमांड्स इसने ये बोली हैं, ये वो पेपर इंस्ट्रक्शन में देता है। और
3 ही डिमांड्स ये नीचे कर रहा है, 4 बल्कि। रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन और टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब जब वो कहता है कि कॉम्प्रीहेंसिव ऐसे लिखो, तो वो 2,500 से 3,000 अल्फाज देता है, और ये लाजमी नहीं है कि 2,500 से 3,000 अल्फाज लिखे जाएं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 1,200 वर्ड्स लिख के भी पास हुए हैं, और वो 2,400 वर्ड्स लिख के भी पास हुए हैं। तो अगर 1,200 वाला भी पास हो रहा है और अगर 2,500 लफ्ज वाला भी बच्चा पास कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ऐसे का मैग्नीट्यूड है, सिर्फ ये काउंट नहीं करता। मैग्नीट्यूड से मतलब उसका हुजम, उसका साइज, कि सिर्फ ऐसे का साइज काउंट नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका ऐसे रेलेवेंट ऐसे है, रेलेवेंट, और अगर आपका ऐसे अच्छे एक्सप्रेशन के साथ लिखा गया है, तो एग्जामिनर उस पर भी नंबर देता है। और ये 1,200 नंबर का शायद आपको ये मेरी फिक्शनल बात लगेगी कि 1,200 नंबर वाला भी पास हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। 1,200 वर्ड्स वाला भी पास हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 100%। आपसे, आपके साथ मैं इनकी बात भी करवाऊंगा, वकास रफीक की। कोहाट में एएसपी हैं आजकल, एंड ही रोट 1,200 वर्ड्स। और फिर मैं आपकी अनीका महमूद से बात करवाऊंगा, वो ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में हैं वो, और वो उनकी राइटिंग बड़ी बहुत ज्यादा, क्या नाम है, बड़ी फास्ट राइटिंग थी उनकी, और वो 2,400 वर्ड्स लिख के आई थी, वो भी पास है। तो वकास रफीक भी पास हैं और अनीका महमूद भी पास हैं। तो जो मिनिमम नंबर्स के जो ऐसे लिख के आया मेरा स्टूडेंट, वो 1,200 लिख के आया, और मैक्सिमम 2,400 लिख के आया। तो जो बच्चे बात करते हैं सर ऐसे कितना होना चाहिए, उनके लिए मैं इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करूंगा कल से। वो खुद अपनी राइटिंग के मुताबिक फैसला करेंगे कि उनका ऐसे कितना होना चाहिए। ये ऐसे ही है कि कोई मुझसे पूछे कि सर मुझे कितना जंप करना चाहिए। एक बच्चा जो जंप ही 1 फुट कर सकता है ऊपर, तो मैं उसे कैसे कह दूंगा तुम 6 फुट का जंप करो। अच्छा, रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए। और ये वही बात हो रही है, इवेंट्स बोलो, सेइंग्स बोलो, रेफरेंस बोलो, स्टैटिस्टिक्स बोलो, हैपनिंग बोलो, ये है रिसर्च बेस्ड नॉलेज। और मुझे तुम याद कर, बल्कि मैं खुद ही एक सीक्वेंस के साथ बताता होता हूं। बेटे 15 टॉपिक्स हैं कि जिनके इर्द गिर्द ऐसे घूमता है, 15 टॉपिक्स। उन 15 टॉपिक्स के ऊपर जो फ्रेश नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, ताजा। यानी अगर आप अपना ऐसे किसी इवेंट से स्टार्ट करते हो, वो अभी अभी हुआ हुआ इवेंट हो, वो दिल दिल पकड़ लेता है उसका एग्जामिनर का। काशिफ रजा, गुड राइटिंग से मुराद है सिंपल एंड क्लियर। गुड राइटिंग से मुराद ये नहीं है कि आप हाई फ्रीक्वेंसी शेक्सपियर के वर्ड्स लिखना शुरू कर दो। उसने डिमांड आपसे की है क्लैरिटी की, ये देखो, ये डिमांड है उसकी। तो गुड राइटिंग से मुराद क्लियर राइटिंग है, सादा आसान जुबान में लिख के ऐसे पास किया जा सकता है। और आजकल जो राइटिंग का ट्रेंड है वो आसान लफ्ज ही है। शेक्सपियर का जमाना गुजर चुका और मिर्जा गालिब भी वफात पा चुके हैं। तो शेक्सपियर जिस तरह लिखा करता था, राइटिंग अच्छी ना हो, इससे मुराद के ग्रामर की मिस्टेक्स हों,
अच्छा, अगर सिर्फ डाटा थोप दिया जाए तो एग्जामिनर को धोखा जरूर दिया जा सकता है। लेकिन अगर डाटा देखो, मैं आपसे रियलिस्टिकली बात करूंगा, ऐसे में सिर्फ डाटा तो होता नहीं है। जब तक आपकी कमेंट्री उसके ऊपर नहीं आएगी, वो डाटा जो है वो बेकार है। उसूल तो ये है ऐसे का। लेकिन अगर आपने डाटा भी एक रेलेवेंस के साथ लिख दिया है और छोटे छोटे कमेंट्स करते गए हो उसके ऊपर, उसको आपस में चलो उस डाटा को बांधने के लिए ही, नथी करने के लिए ही छोटे छोटे कमेंट्स करते गए हो, तो वो भी चलता है। मुनज़्ज़ा कह रही हैं टॉकिंग अबाउट हैंड राइटिंग। नहीं नहीं, हैंड राइटिंग की बात नहीं हो रही। और हैंड राइटिंग तो बेटे मतलब अच्छी होनी ही चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी ही चाहिए। जो खाना देखने में ही अच्छा नहीं होगा, उसको खाने के लिए कोई हाथ ही नहीं बढ़ाएगा आगे। अच्छा, अब आर्टिकुलेशन को हम उर्दू में कहते हैं फसाहत। आर्टिकुलेशन एक्सप्रेस करना। अब आर्टिकुलेशन क्या है? अच्छा आर्टिकुलेटर वही होता है जिसके आइडियाज ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आइडिया कैसे है उसका ऑर्गेनाइज्ड होगा? अगर उसका एक फिक्रा अगले से, अगला अगले से जुड़ा होगा, और अगर उसके पैराग्राफ के बीच में भी रब्त होगा। ये आर्टिकुलेशन है। जब वो एक्सप्रेशन की बात करता है तो मेरी नजर में एक्सप्रेशन से मुराद, एक तो मैंने आपको 14 शिफ्ट एनालिसिस में भी एक्सप्रेशन के बारे में बताया हुआ था, वो अगर आपको याद हो तो, वेलकम ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, याद है? हाँ। तो जहां कोई ब्यूटीफुल, मैंने आपको 14 शिफ्ट एनालिसिस में करवाया था कि जहां आपको ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस मिलते हैं उनको नोट डाउन कर लिया करें। तो एक्सप्रेशन के ऊपर एक फिर लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी कि एक्सप्रेशन क्या है। और अगर मैं, अच्छा देखो मैं तुम्हें बताता हूं एक्सप्रेशन क्या है। बेन ऑकरी की एक लाइन लिखता हूं मैं, एक लिविंग लेजेंड है, बेहतरीन पोएट और नॉवेलिस्ट। कहता है कि ही वॉज सिटिंग लोनली, he was sitting alone, and his thoughts were feeding upon each other. ये कुछ इस किस्म की लाइन, उसका एक नॉवल है मैंने पढ़ी थी। ये देखो, ये देखो एक्सप्रेशन कैसा है, क्या मतलब है इसका। ही वॉज सिटिंग अलोन एंड हिज थॉट्स वर फीडिंग अपॉन ईच अदर। जी। वो तन्हा बैठा था और वो तन्हा बैठा था और हाँ, ही वॉज थिंकिंग डीपली, कि उसकी सोचें खुराक ले रही थी एक दूसरे से।
फीडिंग अपॉन ईच अदर। तो मतलब इसका ये हुआ कि एक सोच दूसरी सोच को, दूसरी सोच तीसरी सोच को ट्रिगर करती जा रही थी। यह है फीडिंग अपॉन ईच अदर, यानी लफ्जों का खूबसूरत इस्तेमाल, फिर कोई इमेज का इस्तेमाल करना, जैसे कि एक्सप्रेशन यूं भी हो सकता है कि एजुकेशन कैन डिफीट द होस्ट्स ऑफ ignorance which bring violence and extremism। बताओ मतलब। चलो मैं ये लिख रहा हूं, एजुकेशन कैन डिफीट। एजुकेशन कैसे डिफीट कर सकती है? वो कोई इंसान थोड़ी है। शिकस्त और फतह तो इंसानों के बीच में होती है बेटे। एजुकेशन जो है ये तो कॉन्सेप्ट है। तो एजुकेशन को मैं किस तरीके से एक मेटाफर बना रहा हूं एजुकेशन का, कि जैसे एजुकेशन के अंदर इतनी पोटेंसी है कि वो डिफीट करे किसको? होस्ट्स ऑफ इग्नोरेंस, जहालत की फौजों को। क्योंकि वो जो जहालत की फौजें हैं वो वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म लेके आती हैं। वाजिबा मुनज़्ज़ा ने पहचान लिया कि पर्सोनिफिकेशन है, ये बिल्कुल पर्सोनिफिकेशन है। और पर्सोनिफिकेशन भी एक किस्म का मेटाफर है बेटे। तो एक्सप्रेशन का एक तरीका ये भी है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तमाम बच्चे ऐसे ऐसी जो है ना वो सजी सजाई लैंग्वेज शुरू कर दें। मैं कहता हूं कि खुद ब खुद एक्सप्रेशन बन जाता है अगर आपकी सोचो, अगर आपके सेंटेंस क्लियर और सिंपल हो तो। क्योंकि क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी की का अपना हुस्न है, उसकी अपनी ब्यूटी है, क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी की। बाकी है टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल। अब ये क्या चीज है आखिर में? स्टाइल के अंदर ये तमाम चीजें आती हैं। स्टाइल में क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, यूज ऑफ इमेजेस, रेलेवेंस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब स्टाइल में आता है। और टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल क्या है? यानी स्टाइल से मुराद ये है कि ऐसे के अंदर जो आपने क्वालिटीज डाली हैं, और कौन सी क्वालिटीज हैं वो जो ऊपर बता चुका है। क्या? कि ऐसे में रेलेवेंस होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के डिस्कोर्सेस होने चाहिए, रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, आर्टिकुलेशन होनी चाहिए,
क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ये ऐसे का स्टाइल। और टेक्निकल ट्रीटमेंट से मुराद कि ऐसे 3 हिस्से में डिवाइड होना चाहिए, 3 हिस्सों में, बिगिनिंग मिडल और एंड। तो यह है टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल। अब हम देखते हैं एक दफा दोबारा, अब इसको हम बनाते हैं इसकी समरी। डिफरेंट टाइप के डिस्कोर्सेज होने चाहिए, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस और क्लैरिटी। और फिर रिसर्च बेस्ड नॉलेज, आर्टिकुलेशन और एक्सप्रेशन, और टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल। तो टोटल डिमांड्स जो है उसकी कितनी हुई, फिर एक दफा जरा मुझे लिखवा दो। पहली डिमांड थी एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन। फिर थी ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस और क्लैरिटी। उसके बाद थी कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज। उसके बाद थी आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, और टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल। और इन 8 को अगर मैं इकट्ठा करूं तो बात वही आती है, डेटा और आपके कमेंट्स, डेटा और आपके कमेंट्स। क्लियरली स्टेटेड, क्लियरली एंड रेलेवेंटली स्टेटेड। ये मैं अर्क निकालता होता हूं इन इन 8 पॉइंट्स का। कि जब वो डिफरेंट टाइप्स के डिस्कोर्सेस का जिक्र करता है, तो जैसे ही आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसमें डिस्क्रिप्शन, नरेशन, एक्सपोजिशन, डिस्क्रिप्शन नरेशन आ जाती है। जब कमेंट्स देना शुरू करते हो तो उसमें एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन आना शुरू हो जाती है। थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हो तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस आना शुरू हो जाती है, क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है, रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए आपका।
आर्टिकुलेशन बेहतरीन तौर पर बयान किया हुआ, क्लियर, यानी आर्टिकुलेशन क्लैरिटी ये एक चीज है, आर्टिकुलेशन और एक रेलेवेंस ये एक ही चीज है। एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, सादा और क्लियर। और टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल, इससे मुराद ये है कि पता चले कि यहां पर ऐसे के टॉपिक को एक्सपोज किया गया है, ये बिगनिंग है ऐसे की, पता चले कि ये अब आर्गुमेंट्स स्टार्ट हो गए हैं और ये अब एंड आ गया है, कंक्लूजन हो गया। 3 पार्ट्स में ऐसे होना चाहिए। बात समझ लगी? सो गए बेटे सारे?